क्या है नवेंदु जी, इस पॉलिटिक्स के दम पर ही 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई है। लेकिन क्या जिस पॉलिटिक्स को हम समझ पा रहे हैं उस पॉलिटिक्स को बीजेपी नहीं समझ पा रही है, या बीजेपी की पॉलिटिक्स को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जरा ये भी, क्योंकि अब कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है कि शायद हम ही लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको ये सब करके फायदा मिल रहा होगा, ध्रुवीकरण करके उनको फायदा मिल रहा होगा। लेकिन पिछले 5 साल में ध्रुवीकरण की राजनीति जितनी भी बीजेपी ने की, मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को। कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ी, आप देख लीजिए, कर्नाटक की सत्ता चली गई, इनको तेलंगाना में मुंह की खानी पड़ी, वहां इनकी सत्ता नहीं थी, सत्ता में आने की कोशिश में चले गए। आप यहां देखिए वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा संदेश खाली तक लेके आए, उससे पहले वेस्ट बंगाल का जो विधानसभा चुनाव था उस समय ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, उसमें मुंह की खानी पड़ी। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अभी अभी लोकसभा का चुनाव, वहां पर आप दूसरे नंबर पर आकर टिक गए, 33 सीटें मात्र आई हैं आपके पास, यहां भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश थी। आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे इसी लोकसभा चुनाव में, जहां से आपने घुसपैठिए वाला बयान दिया था, वो राज्य राजस्थान, वहां भी आपको मुंह की खानी पड़ी। और वहां भी आपकी सीटें, जहां 25 की 25 सीटें आप 2 बार लेके आए थे, वहां भी आपको नहीं। आखिर इसके बाद इस पॉलिटिक्स को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जरा आप बुद्धिजीवी लोग, आप लोग बता सकते हैं, महानुभाव और नवेंदु जी, जरा इस पॉलिटिक्स को मुझे समझाइए, इस ध्रुवीकरण की राजनीति से कैसे फायदा है बीजेपी को? जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत गहरा है आपका। और देखिए, मुझे लगता है ऐसा, या मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स जो है वो पब्लिक ही समझ पा रही है। पॉलिटिक्स जो है वो दरअसल अभी जिस घायल या फिर चोटिल या फिर लहूलुहान हाल में जो बीजेपी है, बीजेपी नहीं समझ पा रही है और उसका शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है। और आप देखें तो कायदे से कहें कि हम कैसे मान ले कि बीजेपी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को समझती रही है। अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को वो समझती रही थी तो फिर 100 साल आरएसएस को नहीं लगते और 2014 में जाकर के पूर्ण रूप से उसको सत्ता या राजनीति पर कब्जा वो नहीं कर पाता। इतने साल आखिर में क्यों लगे? इसलिए कि वही लकीर के फकीर, जिस लकीर पर आरएसएस का निर्माण हुआ, जिस लकीर पर जनसंघ पार्टी बनी, और फिर उस जनसंघ पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, जिसको आरएसएस का मुखौटा ही कहा जाता था, तो उस मुखौटे ने उसमें एक समाजवादी लेपन किया, एक आवरण लगाया समाजवाद का, और समाजवादी जनसंघ के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी सामने आई। लेकिन वाजपेयी का कार्यकाल जो बीता सो बीता, उसके बाद जिस तरीके से 2014 में फिर से उसी लकीर पर संघ और कहें कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली जो ये पूरी पार्टी, जिसको दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पर, शुद्ध दक्षिणपंथी पार्टी आप कह सकते हैं, तो वो आई। तो मेरा ये मानना है कि वो तब भी 1824 में भी वही चीज कर रही थी, 25 में, और फिर आज 1925 में भी वही कर रही थी जो अब 2025 में वो पूरा करने जा रही है आरएसएस अपना 100 साल। तो मैं कहूंगा कि हिंदुत्व की धुरी पर ही नाचने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब एक दूसरी बात है कि तब ये है कि देखिए, ये पूरा जो अभी जैसे हार हुई 240 की, ये हार सब पूरी पब्लिक मान रही है कि ये मोदी की हार है, ये उस हिंदुत्व की राजनीति की हार है, वो उस रिलीजियस लेयर की हार है जिस लेयर को चस्पा कर करके और बीजेपी ने 2014-2019 का जनादेश लिया था। तो उस लेयर का भी पूरी तरह से ये हार है, उस धार्मिक लेयर का। लेकिन बीजेपी या फिर फासिज्म की मुश्किल क्या होती है कि जब वो गिरता है तो और बावला हो जाता है। अभी मुझे लग रहा है, और सारे हमारे विद्वत जन जो पैनलिस्ट हैं ये भी सब लोग मान ही रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, दरअसल इस रिजल्ट के बाद, 2024 के रिजल्ट के बाद एक घबराहट है पूरे बीजेपी के खेमे में। और घबराहट की वजह क्या है? क्योंकि उनको तो ये इत्मीनान था, कॉन्फिडेंस था कि राम मंदिर अब की बार 400 पार, ये पूरा हिंदुत्व बार 400 पार, ये जो है जाकर के कन्याकुमारी में तप योग और आराधना नरेंद्र मोदी का और ध्यान, ये 400 पार। तो ये 400 पार, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र वगैरह वगैरह तमाम बातें
जो पूरा चुनाव प्रचार था, वो चुनाव प्रचार भी बीजेपी इसीलिए अपने चुनाव प्रचार पर बनी रही कि उसे भरोसा था कि हिंदुत्व ही जीतेगा। और अब जब हिंदुत्व हार गया है तो वो नहीं मान रहे हैं, और नहीं मान रहे ही नहीं बल्कि एक और बात है, मुझे 2018 का अमित शाह का एक वक्तव्य याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तो बीजेपी 50 सालों तक कम से कम राज करेगी। तो ये 50 साल क्यों? 50 साल इसीलिए कि उनको भरोसा था कि जिस देश को उन्होंने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, उस धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर हमेशा वार हमला करता रहा बीजेपी। तो उनको लग रहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति को काउंटर करके जो हिंदुत्व की राजनीति हम लाए हैं, तो जैसे 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो हम भी 50-60 साल ये हिंदुत्व के बल पर राज करेंगे। तो लेकिन हिंदुत्व भारतीय संस्कृति, भारतीय तहजीब, भारतीय गंगा जमुनी जो मिजाज है, जो ताना बाना है, उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। तो इसलिए जनता ने उसको खारिज किया और 10 साल में वो चरम पर अपने जब पहुंचा तो उसे खींच कर उतार दिया गया है। लेकिन बीजेपी इसे नहीं मान रही है। और रिजल्ट के बाद जो सवाल हैं और जिस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर के बाकी सारे जो मसले देश में हुए, चाहे वो नीट के सवाल हो, चाहे अग्निवीर को मुआवजा देने का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, इन सवालों पर किसी सवाल को बीजेपी ने या मोदी, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एड्रेस नहीं किया। एड्रेस किसने किया? तो विपक्ष इंडिया गठबंधन और उसके नेता राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के एड्रेस करने से जो रिजल्ट जहां आया था 240 जो बीजेपी को आया था, उससे और नीचे जा चुकी है बीजेपी। अगर अभी कोई सर्वे कराया जाए, अभी एक चुनाव हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये 100 के आसपास सिमट जाएंगे, इसलिए कि जनता आगे निकल चुकी है। तो जनता ही पॉलिटिक्स समझ रही है। जो आपने पूछा तो उसका जवाब मुझे लग रहा है यही है। और जनता जान रही है कि पॉलिटिक्स जो है देश हित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, जनता के सवालों पर होना चाहिए। और हमने तो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संविधान के जरिए की थी जी, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के तौर पर अगर जनता को नहीं लग रहा है, उसे लग रहा है कि हमें फिर ये आरिफ फल वाला, आसिफ फल वाला और इस तरह के जो फरमानों में उलझाया जा रहा है, ये बताइए कि बाबा धाम का आपने जिक्र किया, देवघर का, या किसी कांवड़ पथ पर जो है, क्या जो लोग खरीदते हैं, जो सेवा में तमाम दुकानें लगाए बैठे रहते हैं लोग, उनसे जो खरीदारी करती हैं, ये कभी देखकर खरीदारी नहीं हुई कि ये हिंदू का दुकान है या मुस्लिम की दुकान है। वहां सामान क्या बिक रहा है, ये प्राथमिकता होती है कांवड़ यात्रियों को। उसी तरह जैसे हम गाड़ी पर जब हाईवे पर चलते हैं तो कौन सा ढाबा है या फिर कौन सा लाइन होटल है, वो किसका है ये ध्यान नहीं रहता है। ध्यान रहता है कि बढ़िया खाना यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये एक चीज है। तो जनता की पसंद को इस तरीके से जबरदस्ती आप डाइवर्ट करेंगे, आप इस तरह से कमांड और कंट्रोल देंगे कि साहब तुम इस देश हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हो, बल्कि तुम जैसे हिंदुओं के देश में कोई रह रहे हो। तो ये जो है स्टेट की जो ये फीलिंग कराना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व राज, तो दरअसल इससे हटेगी भी नहीं बीजेपी। जो सबसे बड़ी बात, मैं बस अपनी बात ये कह के खत्म कर रहा हूं कि इससे हटेगी भी नहीं बीजेपी। और मेरा भी ये मानना है कि योगी हो या मोदी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गोल है, एक ही गेम है। वही भगवा और वही हिंदुत्व, वही सांप्रदायिकता और वही फिर रामराज, हिंदू राज, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी ये नाम देते रहते हैं। तो इन सबका गोल वही है। और ये मान रहे हैं, योगी जी का जैसे क्या मानना है, योगी का मानना ये है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को, जैसे कि मान लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी का भी वो मानना है पश्चिम बंगाल में कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। उनको लग रहा है कि हिंदुत्व पर जितना जोर पड़ना चाहिए था, जो 14-19 में पड़ा था, उसको कुछ और प्रचार की बातें करके, उसमें कांग्रेस पर फोकस करके या मंगलसूत्र वगैरह वगैरह तमाम बातें ये करके
ये डाइवर्ट हुआ। अगर हम लोग हार्ड कोर बने रहते हिंदुत्व पर तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता, ये मानना है बीजेपी का। इसलिए कि बीजेपी का गोल वही है, वो उसी लकीर पर है, इसलिए योगी वही कर रहे हैं। और योगी चूंकि एक ब्रांड है, वो एक फायर ब्रांड है हिंदुत्व के, तो अब संघ को ये लग रहा होगा कि इस फायर ब्रांड को भी आगे किया जाए, प्रमोट किया जाए, और वो फायर ब्रांड अब और भी ज्यादा, मोदी से भी ज्यादा उग्र, और कहें कि एकदम नेकेड ढंग से वो सामने आने की कोशिश करेंगे या आएंगे, इसलिए कि उन्हें लग रहा है और अमित शाह को ये लगता रहा है कि अभी तो 50 साल राज करना है। तो ये जो स्थिति है इसमें और गिरेगी बीजेपी, मेरा अपना ये मानना है। एनडीए और टूटेगा, इसलिए कि इन कट्टरपंथी सवालों पर जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी एक राय नहीं है। ये एक राय नहीं है, ये बिहार में भी पता चलता है, ये महाराष्ट्र में भी पता चलता है, ये तमाम छोटे छोटे दल, इसलिए कि सबको जो है वो सेकुलर पॉलिटिक्स से खड़ी हुई वैसी पार्टियां हैं जो कि एनडीए की आज बैसाखी बनी हुई है। तो सेकुलर वोट तो अब ये जान लीजिए पूरी तरीके से कि अब कोई मुस्लिम नेता नहीं और कोई हिंदू नेता नहीं, आप समझ लें कि हिंदू और मुस्लिम का एक ही नेता है, और वो है इस देश में राहुल गांधी। और राहुल गांधी का ब्रांड इधर और ज्यादा बढ़ा है। मेरा मानना है कि बिहार में चाहे लालू तेजस्वी की राजनीति हो, यूपी में अखिलेश यादव की राजनीति हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति हो, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव शरद पवार की राजनीति हो, ये सारी राजनीति अब राहुल गांधी की ओर इसलिए देखने को विवश है कि राहुल गांधी ने उस सेकुलर जमात, उस सेकुलर जनमानस का विश्वास जीता है, और वो लगातार जीत रहे हैं। उस युवा भारत का विश्वास जीत रहे हैं, जो युवा भारत का आज की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी तादाद है। तो इसलिए बीजेपी अब ये दुकानें और हिंदू मुसलमान करके मुझे लग रहा है कि और उल्टी दिशा में अब और अपनी खाई और खोदते जा रही है, और इसका सर्वनाश निश्चित है। और आप देखते हैं, इतिहास भी गवाह है इस बात का कि जो फासिज्म है, फासिज्म अपनी ही मौत मरता है और खुद अपने ही कंट्राडिक्शन से मरता है। वो कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, योगी वर्सेज मोदी, नीतीश वर्सेज मोदी, नायडू वर्सेज मोदी, चिराग वगैरह वगैरह, ये जितने हैं, कुशवाहा या त्यागी, तमाम ये कंट्राडिक्शंस जो है, और फिर भी उनको लग रहा है कि हमें अपने उसी एजेंडे पर भरोसा है, तो यही उनके खात्मे का सबब बनेगा। जी राजीव जी, नवेंदु जी, शुक्रिया आपका। और